जिसको हम कहते हैं, ये ऑफिसर ग्रेड रहता है। एंड जो लास्ट है वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होता है वो बैंक कभी कभी कुछ कुछ सेगमेंट्स में निकालती है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जैसे आईटी ऑफिसर्स होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, राजभाषा अधिकारी, राजभाषा ऑफिसर्स होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं, एचआर ऑफिसर रहते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर्स रहते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं। एक्चुअली बैंकिंग सिर्फ पब्लिक पैसा का लेन देन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज में आती है, और हर उस चीज़ के लिए हमको स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। तो ये जो स्पेशलाइज्ड पर्सन से ये बहुत कम मतलब अगर हम देखा जाए तो 50 या 60 ब्रांचेस के लिए एक या दो ही अपॉइंट होते हैं, तो इसकी वैकेंसीज बहुत कम रहती है इन कंपैरिजन टू अगर क्लर्क और पीओ देखें। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर की वैकेंसी रहती है ये बहुत कम रहती है, और इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स करना रहता है। जैसे अगर हम क्लर्क की बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। जो पहले 12th था अब वो गवर्नमेंट ने उसको ग्रेजुएशन कर दिया है। और बैंक जो पीओ है ऑफिसर उसके लिए भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है। इस और इसका कोई वो नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए या कॉमर्स में होना चाहिए या आर्ट्स में होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में हो। ये आपका मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। मेरी बातें सबको सुनाई मतलब इजीली ऑडिबल है या नहीं है? यस सर। हेलो। यस, ओके ओके, ठीक है। तो मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट अगर हम देखा जाए तो क्लर्क हो या ऑफिसर हो दोनों में मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट आपकी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। ये एग्ज़ाम एवरी ईयर कंडक्ट होता है। क्लरिकल के लिए आईबीपीएस पीओ, क्लरिकल के लिए एक अलग एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस क्लर्क, और ऑफिसर के लिए एक अलग एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस क्लर्क्स की वैकेंसी जनरली क्लर्क की वैकेंसी कम होती है ऑफिसर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लर्क की आजकल, पहले क्लर्क की वैकेंसी ज़्यादा हुआ करती थी पर आजकल बैंक जो है वो ऑफिसर्स की वैकेंसी ज़्यादा निकाल रहा है। क्लरिकल का यूज़ अब धीरे 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 करके बहुत कम होता जा रहा है, ऑफिसर्स का यूज़ ज़्यादा है। क्लरिकल का यूज़ सिर्फ बैंक में एक्चुअली हर चीज़ दो लेवल पे होती है, एक होता है एंट्री लेवल और एक होता है पोस्टिंग लेवल। मतलब कोई भी काम करना है बैंक में तो आपको दो आदमी चाहिए चाहिए, और दो आदमी चाहिए। जो एक आदमी एंट्री लेवल पे काम करेगा और दूसरा आदमी उसको पोस्टिंग लेवल पे या वेरीफाई लेवल पे काम करेगा। आपका फोकस जो है वो मेनली ऑफिसर्स में होना चाहिए, बैंक पीओ में होना चाहिए। क्लरिकल और ऑफिसर का अगर हम एग्ज़ाम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है, पैटर्न सेम है, सारा चीज़ सेम है, बस जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिफरेंट है। अगर हम क्लर्क का डिफ़िकल्टी लेवल देखें और ऑफिसर का डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बैंक आईबीपीएस जनरली इंडिया में 12 आफ्टर मर्जर 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। उस 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स की वैकेंसी एक साथ निकलती है जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। अगर हम बैंक की बात करें तो टोटल अगर हम बैंक्स को डिवाइड करें तो जॉब्स बैंक को अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आता है आरबीआई। जो आरबीआई जो है वो सारे इंडिया में जितने भी बैंक्स रन होते हैं वो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। आरबीआई ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, आरबीआई ही डिसाइड करता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सारी चीज़ आरबीआई अपना डिसाइड करता है और वही सारी चीज़ों को सारे बैंक्स फॉलो करते हैं। आरबीआई में भी क्लरिकल और ऑफिसर की दोनों की वैकेंसी निकलती है। वो आरबीआई अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराता है। आरबीआई की वैकेंसी हम देखते हैं तो आरबीआई जब अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो क्लर्क का ग्रेड बी असिस्टेंट करके वैकेंसी आती है, और ऑफिसर का अलग वैकेंसी आती है।
आरबीआई की जो वैकेंसी आरबीआई के जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो बहुत हाई लेवल पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और उसमें जो मेंस का पेपर आता है वो सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बैंक की, तो वो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ये अपना अलग है वैकेंसी निकालता है। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ये वैकेंसी कौन कौन सी आती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आरबीआई एक अलग है, आरबीआई अपनी अलग वैकेंसी निकालता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई अपनी खुद की वैकेंसी निकालता है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7 अलग अलग बैंक्स थे, वो उनको वो अपने अलग एग्जाम्स निकालते थे। अब सारे बैंक जो है वो मर्ज हो गए हैं। पहले 7 से 5 हुए, अब 5 से अब सारे मिलके एक ही हो गए, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना अलग वैकेंसी निकालता है, वो भी साल में 2 बार निकालता है, एक बार क्लर्क का निकालेगा, एक बार ऑफिसर का निकालता है। इसके बाद आते हैं हम नेशनलाइज्ड बैंक में। नेशनलाइज्ड बैंक्स मतलब जिसका मोर देन 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो वो नेशनलाइज्ड बैंक एट प्रेजेंट पहले 19 थे, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मर्जर होने के बाद अब 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स बचे हैं। तो वो 12 नेशनलाइज्ड बैंक की वैकेंसी एक साथ आती है। ऐसा नहीं होता है कि अपना अपना अलग अलग निकालेगा, ऐसा नहीं है। सारे 12 नेशनलाइज्ड बैंक या एक साथ वैकेंसी आईबीपीएस कंडक्ट करता है। वो सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स अपनी अपनी वैकेंसी देते हैं कि हम लोग को इस बार इतना रिक्रूटमेंट करना है, इस बार इतना करना है, और उसके हिसाब से आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करता है। फिर कंडक्ट करने के बाद इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। उस सारे के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको बैंक्स मिलेंगे। और बैंक्स कैसे मिलेंगे वो हम एग्ज़ाम जब हम फॉर्म भरते हैं उसमें हम लोग वो उसी समय हम प्रेफरेंस भरते हैं बैंक का, कि फर्स्ट हमको अगर हमारा जॉब अगर हो रहा है तो फर्स्ट हमको इस बैंक में आना है, सेकंड हमारी चॉइस ये बैंक है, थर्ड प्रेफरेंस ये है, फोर्थ प्रेफरेंस ये। उसके आधार पे हम लोग अपनी प्रेफरेंस भरते हैं, और अगर आप सिलेक्ट होते हैं और उस प्रेफरेंस में आते हैं तो आपको जो आप बैंक चाहते हैं वो मिलेगा। 12 बैंक्स नेशनलाइज्ड बैंक से 12 का 12 आपको प्रेफरेंस भरना है। अगर मैंने फर्स्ट अगर यूनियन बैंक भरा है, सेकंड बैंक ऑफ बड़ौदा भरा है, और अगर मैं फर्स्ट और बाकी इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने भरा होगा। अगर हम उस नंबर में आ जा रहे हैं तो मुझे ऑब्वियसली यूनियन बैंक मिल जाएगा, और अगर नहीं आ रहे तो सेकंड ऑप्शन जो है उसमें मिलेगा। ऐसे ऐसे करते करते हम 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स में किसी में भी एक में आ सकते हैं। और अगर उसमें भी नहीं आते हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट रहती है। वेटिंग लिस्ट में भी अगर क्वालिफाई हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर से नेक्स्ट ईयर फिर एग्जाम देना होगा। स्टेट बैंक हो गया, आरबीआई हो गया, स्टेट बैंक हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक हो गया। फोर्थ जो आता है वो होता है रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम शॉर्ट में आरआरबी कहते हैं। ये हर स्टेट के अलग अलग रीजनल रूरल बैंक्स हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक करके है। ये रीजनल रूरल बैंक है। और ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जिसको हम आरआरबी कहते हैं, ये आरआरबी किसी भी पर्टिकुलर एक नेशनलाइज्ड बैंक के अंतर्गत आता है। मतलब वो नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो इनका गवर्निंग बैंक होता है, वो उनको सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करता है, और पर्टिकुलर स्टेट्स में रन होते हैं। उस स्टेट्स के बाहर ये इनकी कोई ब्रांचेस नहीं रहती है। तो अगर आरआरबी में किसी का, जैसे कई लोग होते हैं अगर बोलते हैं कि नहीं है मुझे सिर्फ इसी स्टेट में रहना है, तो जनरली मतलब वो लोग आरआरबी प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो आरआरबी में आपका आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये होता है नेक्स्ट आरआरबी। फिर इसके ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं, ये सारे एग्जाम्स आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस एक बोर्ड है, जैसे अपना सीबीएसई बोर्ड होता है। सीबीएसई एग्जाम सारे सीबीएसई स्कूल्स के लिए सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता है। वैसे ही आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एक अलग एक संस्था है। ये संस्था सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। तो ये एसबीआई हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, और आरआरबी, इन तीनों के लिए आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। आरबीआई अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है। और फिर इसके बाद अगर हम आते हैं तो प्राइवेट बैंक्स में आते हैं। प्राइवेट बैंक्स अपना खुद एग्जाम कंडक्ट करा सकता है।
अगर वो चाहे तो वो आईबीपीएस को दे देता है। पर प्राइवेट बैंक्स अपनी अपनी वैकेंसी अलग अलग निकालता है, एक साथ नहीं निकलती उनकी वैकेंसीज। फिर कुछ आते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स भी अपनी खुद की वैकेंसी निकालते हैं। तो अगर बैंक्स में अगर हमको एंटर करना है तो हमारा स्पेशल सबसे फर्स्ट फोकस होना चाहिए, अगर हम फर्स्ट फोकस अगर हम देखें तो वो एसबीआई में होना चाहिए या नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए। ये दो ही में हमारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं आरआरबी में। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में अगर कोई जाना चाहता है तो मैं आपको ये कहूँगा कि उसके लिए एक अलग सेशन हो पाएगा, क्योंकि आरबीआई का बारे में मैं इस सेशन आरबीआई का टोटल एग्जाम पैटर्न इस पीओ या क्लरिकल लेवल से बिल्कुल अलग है। तो उसका सेशन हम अलग कभी फिर अगर डिस्कस करेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। बाकी एसबीआई, नेशनलाइज बैंक और आरआरबी, ये तीनों का क्लरिकल और ऑफिसर दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है, कोई अंतर नहीं। पहले एसबीआई अपना अलग थोड़ा पैटर्न कर रखता था, पर अब नेशनलाइज बैंकों ने भी वही पैटर्न फॉलो करना चालू कर दिया। अगर हम बैंक की बात करें, आपको सबको पता होगा बैंक क्या है। बैंक जनरली एक बिजनेस एंटिटी है जो कि डिपॉजिट को लेता है, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और वो पैसा किसी बरोअर को, जिसको ज़रूरत है उसको देता है, ब्याज पे देता है। ब्याज कस्टमर से लेता है और वो पैसे का ब्याज कस्टमर को देता है, और वो पैसा जो बैंक के पास है वो पैसा को लेंडर्स को देता है, जो बरोअर होते हैं उनको देता है और उनसे ब्याज लेता है। जनरली उसको हम लोन कहते हैं, और जो कस्टमर्स का पैसा जो हमारे पास है उसको हम डिपॉजिट कहते हैं। और जनरल डिपॉजिट का रेट हमेशा लोन के रेट से कम होगा, मतलब लोन का रेट ज़्यादा होगा और डिपॉजिट का रेट कम होगा। और वो जो डिफरेंस अमाउंट है, वो डिफरेंस अमाउंट ही कमीशन है, वही बैंक की अर्निंग है। इसके इसके बाद हम अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताया था शुरू में, वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए हम ग्रेजुएशन में, जैसे बैंक पीओ हो या क्लर्क हो, उसके लिए हमारा ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी के लिए हमारा ग्रेजुएशन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। कुछ कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन ना होके पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना जरूरी है। इसके बाद एक राजभाषा अधिकारी होता है। राजभाषा अधिकारी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो जैसे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो राजभाषा अधिकारी हिंदी लैंग्वेज का ही होता है। बाकी और कोई लैंग्वेज बैंक इंडिया में, कोई भी बैंक के लिए हिंदी ही है राजभाषा। और उसका जो अधिकारी होता है वो राजभाषा अधिकारी होता है। पर्टिकुलर हर रीजन में एक राजभाषा अधिकारी होता है, हर डिपार्टमेंट में होता है। इनफैक्ट हमारा बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट में एक राजभाषा अधिकारी होता है। तो इस पोस्ट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में होना बहुत ज़रूरी है। और इनका बैंकिंग में राजभाषा, मतलब हिंदी लैंग्वेज का क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सारी रिपोर्टिंग वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। इसके अलावा एचआर होता है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। मतलब इनका काम सारे जितने ऑफिसर्स है या जितने स्टाफ है उन सारों का उन सारों को की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, उनके सैलरी बनाना, उनका जितने पर्क्स हैं, वो सारे चीज़ को देख रेख ये करते हैं। कहीं कोई आदमी को ट्रांसफ़र करना, कहीं किसी कोई आदमी नहीं है वहाँ पे, किसी को डिप्यूट करना, ये सारा काम जो है वो एचआर देखता है। इसके अलावा मार्केटिंग है। मार्केटिंग में भी आपको एमबीए इन मार्केटिंग होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हो, मार्केटिंग होना चाहिए। इनका काम बैंक में अगर बिजनेस की ग्रोथ चाहिए तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इसमें सब बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मार्केटिंग से ही बिजनेस आता है। तो इस मार्केटिंग के लिए बैंक ने एक अलग पोस्ट रखी है जिसको मार्केटिंग ऑफिसर कहते हैं। इसके अलावा सीए, कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी बैंक्स में आ सकते हैं। वो बैंक में ऑडिट होता है,
ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ को बैंक अपने सीए रखता है। और वो सीए जो है वो जनरली ऑफिसर ऑफिसर के भी अलग अलग स्केल्स हैं, वो नेक्स्ट ऑफिसर का जो नेक्स्ट हायर स्केल होता है उसमें एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा लॉ ऑफिसर होते हैं। बैंक्स पब्लिक बहुत सारे कोर्ट केस चलते रहते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके, और बहुत सारी लॉज, बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है एज ए लॉयर, बहुत सारी बैंक को ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक अपना खुद का एक लॉ ऑफिसर रिक्रूट करता है। तो एज ए लॉ ऑफिसर अगर किसी ने BLLB किया है, तो MA किया है, तो वो भी बैंकिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं, वो भी बैंक में एज ए लॉ ऑफिसर रिक्रूट हो सकते हैं। तो ये सारी ये डिफरेंट अलग अलग लेवल्स हैं, क्लर्क, ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर। अब हम आते हैं बैंक पीओ में। तो आपने बैंक पीओ के बारे में सुना होगा कि बैंक पीओ, ये पीओ होता क्या है? पीओ जो टर्म है इसको हम कहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर। हम जनरली एक आम भाषा में कहते हैं पीओ, पीओ ये बैंक में पीओ है, ये पी मतलब पीओ होता क्या है? पीओ जनरली एक एक अगर कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग में उसको पीओ कहते हैं। पीओ मतलब क्या होता है कि वो अंडर प्रोविजन पीरियड में है। भी बैंक्स का प्रोविजन पीरियड 2 इयर्स का रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में ज्वाइन करता है तो वो 2 इयर्स, अगर ऑफिसर स्केल में ज्वाइन करता है तो वो स्टार्टिंग के 2 इयर्स जो है वो प्रोविजन में रहता है। उस 2 इयर्स में अगर उसकी सर्विस सेटिस्फैक्ट्री रहती है तो बैंक उसको परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर करता है। और परमानेंट एम्प्लॉय को उस परमानेंट एम्प्लॉय को अगर उसी स्केल में रहता है तो उसको हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं या स्केल 1 ऑफिसर कहते हैं। तो जो पीओ है वो असिस्टेंट मैनेजर भी है, वो स्केल 1 ऑफिसर भी है। बैंक की डिफरेंट स्केल्स है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5, स्केल 6, स्केल 7। तो 1 से लेके 7 तक ऐसे सात सात स्केल्स होती है बैंक की। ये सात अलग अलग हम सात अलग अलग रैंक्स हैं। तो अ, अगर हम मैनेजमेंट बैंकिंग टर्म्स में बात करें तो बैंक में दो मैनेजमेंट होता है, एक जूनियर मैनेजमेंट और एक होता है सीनियर मैनेजमेंट। जूनियर मैनेजमेंट में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, तीन स्केल के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो जूनियर मैनेजमेंट में आते हैं। और स्केल 4 एंड अबव, 4, 5, 6, 7, ये सीनियर स्केल 4, सॉरी, स्केल 4, 5 जो होते हैं मिडिल मैनेजमेंट पे आते हैं, और स्केल 6 और 7 वो हायर मैनेजमेंट पे आते हैं। तो ये तो क्या टेक्निकल बातें होगी। अगर हम आप एज एज ए बैंक में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करेंगे तो वो स्केल 1 में ही ज्वाइन करेंगे, अपार्ट फ्रॉम स्पेशलिस्ट ऑफिसर। क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुछ कैडर कैडर ऐसे हैं, सॉरी, जैसे लॉ ऑफिसर हो गया या सीए हो गया, ये लोग एज ए स्केल 2 ऑफिसर भी डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं। अलावा सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो स्केल 1 ज्वाइन करते हैं, जिसको हम पीओ कहते हैं। तो पीओ मतलब वो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में ज्वाइन कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 इयर्स का जो प्रोविजन रहता है उसको इसलिए उसको हम प्रोविजनरी ऑफिसर्स बोलते हैं। जैसे ही वो क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद वो बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क करते हैं। अगर पर्क्स की बात करें तो बैंक्स में अदर डिपार्टमेंट की अपेक्षा पर्क्स थोड़े ज़्यादा है, इसीलिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि पर्क्स पर्क्स मतलब जो फैसिलिटीज़ हमको मिलती है उसको हम पर्क्स कहते हैं। जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अपेक्षा बैंक्स की ज़्यादा होती है। बैंक्स में आपको एचआरए मिलता है, जो आता है डीए, डीए बाकी सभी इसमें मिलता है, सारे गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है, डीएनएस अलाउंस। हाँ हाँ, ये डीएनएस अलाउंस जो होता है ये बाकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अपेक्षा बैंक में थोड़ा वेरी करता है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए जो होता है वो हर 6 महीने में बढ़ता है, जबकि बैंक में हर 3 महीने में वेरी करता है, हर 3 महीने में बढ़ता है।
या कम होता है। तो डीए जो है बैंक में इस थोड़ा सा ये वैरी करता है। इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन रिम्बर्समेंट हो गया, कुछ डेपुटेस हॉस्पिटलाइजेशन आपको जो भी खर्चा हो वो सारा बैंक पे कर देता है या आप रिम्बर्स कर सकते हैं। उसके बाद डेपुटेशन अलाउंस हो गया, अगर आप इस ब्रांच में यहाँ से आपको कहीं दूसरी जगह भेज रहे हैं, कुछ दिनों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से पे करते हैं। और अदर बहुत सारे अलाउंसेस हैं, जैसे पेट्रोल का पेट्रोल मिलता है, मोबाइल के लिए मिलता है, एंटरटेनमेंट के लिए मिलता है, वॉशिंग अलाउंस मिलता है, और फर्नीचर्स के लिए मिलता है, और बहुत मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिलती है। अगर देखा जाए तो पेट्रोल की बात करें तो हमको पेट्रोल के लिए लगभग स्टार्टिंग 35 लीटर्स के आसपास मिलता है मंथली। और मेडिकल के लिए अगर आप जो भी आप खर्च कर रहे हो वो तो मिलता है। उसके अलावा भी आपको नॉर्मल देख पूरे साल भर में एक बार आपको 12,500 आपको उस नॉर्मल चेकअप रूटीन चेकअप के लिए मिलता है। फिर मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए हर 3 साल में एक बार मिलता है। मोबाइल का बिल जो होता है मंथली उसके लिए मिलता है आपका हर महीने 600-700 के आसपास, 640 वो वेरी करता है अलग बैंक बैंक के, उतना मिलता है। उसके बाद में आपका एंटरटेनमेंट का मिलता है, फिर न्यूज़पेपर का मिलता है, और वॉशिंग जो आपके कपड़े हैं उसके धोने के लिए पैसा मिलता है। जो आपके पास फर्नीचर्स है उस फर्नीचर्स के लिए खरीदने के लिए भी आपको बैंक टू बैंक वेरी करता है, लगभग 1.5 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मिलता है, और वो एवरी 10 ईयर्स मिलता है। और उस बाकी के जो रेस्ट 9 ईयर्स है उसके मेंटेनेंस के लिए मिलता है पैसा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पर्क्स बहुत सारे हैं, और बहुत अच्छे पर्क्स हैं जो बाकी डिपार्टमेंट्स में नहीं है। पर्क्स होते हैं ये पर्क्स क्लरिकल में क्लरिकल लेवल पे आपको ये पर्क्स सारे पर्क्स नहीं मिलते। क्लरिकल लेवल पे सिर्फ आपको पेट्रोल मिलेगा, मेडिकल मिलेगा और एचआरए मिलेगा। बाकी ये सारी जो बाकी अलाउंसेस है वो सारे अलाउंसेस आपको क्लरिकल लेवल पे नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ ऑफिसर लेवल पे मिलते हैं। रोल ऑफ ए पीओ तो ये तो जनरली बैंकिंग में सर्विस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना है, नया बिजनेस लाना है, हैंडल कैश, मतलब कैश आप एज ए कैश ऑफिसर भी रह सकते हो। कैश मतलब आपको कैशियर कैशियर जो होता है वो क्लर्क होता है, पर उस कैश को हैंडल करना सारा चीज़ वो कैश ऑफिसर करता है, वो ऑफिसर होता है। आपका पेमेंट करना है, वेरिफिकेशन करना है ऑफिशियल आपको। अगर आप ऑफिसर की बात करें तो सब बैंक की सारी जिम्मेदारी ऑफिसर की ही होती है। आप हर चीज़ के लिए बैंक की हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही होता है। तो बैंक एज ए ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर होल सोल सारी जिम्मेदारी होती है उस ब्रांच की। ब्रांच मैनेजर के बाद आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हो। सैलरी की बात करें तो अभी हम बैंक बैंक में बाकी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीए का डिफरेंस होता है, हर 3 महीने में डीए रिवाइज होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में हर 6 मंथ्स में होता है। वैसे ही सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो भी हर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एवरी 10 ईयर्स सेटलमेंट होता है, वो चीज़ बैंक में एवरी 5 ईयर होता है। तो ये एक डिफरेंस है कि हर 5 ईयर्स में बैंक में सेटलमेंट हो जाता है सैलरी का। जैसे लास्ट टू लास्ट सेटलमेंट 2012 में हुआ था, फिर 2017 में हुआ। अब 17 का सेटलमेंट के बाद अब नेक्स्ट जो सेटलमेंट होगा वो 2022 में होगा। तो बस ये होता है कि वो थोड़ा लेट होता है, यूनियन की और गवर्नमेंट की थोड़ी चलती रहती है कि उसका डिस्कशन बहुत लंबा चलता रहता है। थोड़े दिन बाद होता है सेटलमेंट, जैसे 2017 का सेटलमेंट अभी अभी लास्ट मंथ हुआ है हम लोग का 2020 में, 3 साल बाद हुआ है। पर वो 3 साल का एज ए एरियर आपको पूरा 3 साल का जो भी इंक्रीज है वो सारा एज ए एरियर आपको पूरा मिल जाएगा। तो अच्छा है, एक साथ पूरा पैसा मिल जाता है, वो भी अच्छा है। पर एवरी 5 ईयर्स मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि एवरी 5 ईयर्स आपकी सैलरी हाइक होती है। अभी जो स्केल 1 की सैलरी है स्टार्टिंग जो बेसिक है वो 36,000 से है,
और इसके बाद 36,000 के बाद एवरी ईयर आपके इंक्रीमेंट्स लगते हैं। जैसे 36,000 के बाद 1490 का एक एक इंक्रीमेंट लगेगा। ऐसे 7 बार इंक्रीमेंट लगेंगे। उसके बाद में आपकी सैलरी 46,000, ये बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक है। इस बेसिक में आपका डीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, स्पेशल अलाउंस जुड़ेगा, डीए सॉरी डीए और स्पेशल अलाउंस जुड़ेगा, और ये सारी लर्निंग अलाउंस जुड़ेगा। ये सारी चीज़ें जोड़ के अगर हम स्टार्टिंग पे अगर एक न्यू जॉइनिंग ऑफिसर की कहते हैं, तो न्यू जॉइनिंग ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 56,290 के आसपास, 56,000 के आसपास आती है स्टार्टिंग सैलरी, एक ऑफिसर कोई ज्वाइन करता है। और एवरी ईयर आपका 1490 का एक इंक्रीमेंट लगेगा, इस 1490 के ऊपर आपका डीए लगेगा, और ऐसे करके एवरी ईयर अगर आप देखेंगे तो 2500 या 3000 के आसपास आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो धीरे मतलब स्टार्टिंग सैलरी देखा जाए तो ठीक है, 56,290 जो स्टार्टिंग ज्वाइन करता है। वही चीज़ अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का बेसिक स्टार्ट होता है 17,900 से, और उनका अगर स्टार्टिंग सैलरी, अगर कोई न्यू जॉइन क्लर्क है जो आज अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 28,400 रहती है। ठीक है, 28,000 सैलरी भी कोई कम नहीं होती है। अ, और ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 56, ऑलमोस्ट डबल का अंतर रहता है स्टार्टिंग सैलरी। कर करते वो डिफरेंस कम होते जाता है। तो अ, ये ये आपके ये जो 1490 के 7 इंक्रीमेंट्स हैं, फिर 17 ये 7 के बाद 2 इंक्रीमेंट 1740 के लगेंगे, फिर 1990 के 7 इंक्रीमेंट्स लगेंगे। ये एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स लगते जाते हैं। इसके अलावा अगर 2 बैंक के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं जिसको हम जीआईबी और सीआईबी कहते हैं, अगर वो एग्ज़ाम आप जीआईबी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। सीआईबी क्वालिफाई करोगे तो एक और इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो जो भी जीआईबी सीआईबी क्वालिफाई रहता है उन लोग को 2 इंक्रीमेंट और बढ़ के मिलते हैं, उनकी सैलरी में 2 इंक्रीमेंट लगे हुए रहते हैं। और वही चीज़ क्लर्क में जीआईबी का एक इंक्रीमेंट है और सीआईबी के 2 इंक्रीमेंट है। मतलब अगर कोई क्लर्क अगर जीआईबी सीआईबी क्वालिफाइड है, 2 अलग अलग एग्जाम्स होते हैं बैंक के इंटरनल एग्जाम्स, वो क्वालिफाई है तो वो उसको मतलब 3 इंक्रीमेंट एडिशनल मिलते हैं हर बार। 3 इंक्रीमेंट अगर क्लर्क को देखें तो 3 इंक्रीमेंट मतलब 4500 के आसपास बनता है। 4500 सैलरी आपकी नॉर्मल दूसरे ऑफिसर से ज़्यादा रहेगी, दूसरे क्लरिकल से ज़्यादा रहेगी। और वही चीज़ अगर ऑफिसर की देखें तो दो मतलब वो भी लगभग 5500 के आसपास आता है। तो अगर आप बैंक में अगर आप एंटर कर चुके हो तो स्टार्टिंग में ही आप कोशिश करिए जीआईबी सीआईबी निकाल लें। अगर ये 2 एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम आपने निकाल लिया तो आपकी सैलरी जो है वो दूसरे की अपेक्षा आपकी 5000 या 6000 का डिफरेंस रहेगा। बैंक का एग्ज़ाम, ये तो हमने अभी तक जितना भी सुना वो सारे बैंक, मतलब आपको लगा होगा कि हाँ हमको ये इस बैंक में आना है और सैलरी बहुत अच्छी है, सारा चीज़ अच्छा है। पर उसको अगर आने के लिए हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो एवरी ईयर बैंक आईबीपीएस के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहते हैं। ये एग्ज़ाम्स 3 अलग-अलग पोस्ट के लिए होता है, क्लर्क के लिए, और मैंने पहले भी बताया था पीओ के लिए और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तीनों के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जी, मैंने शुरू में भी बता चुका हूँ। हाँ, एक एज का नहीं बताया था मैंने आपको। एज जो होती है स्टार्टिंग एज जो है क्लरिकल के लिए 20, ये मैं ऑफिसर की एज लिखी हुई है 21 से 30 इयर्स। क्लरिकल के लिए 21 से 28 इयर्स है। मतलब मैक्सिमम एज फॉर एंट्री इन बैंक क्लर्क इज 28 ईयर्स। 28 ईयर्स तक ही आप क्लरिकल के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर्स के बाद आप नहीं कर सकते। वही चीज़ ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स है एंट्री। इसका फिर अलग अलग एज रिलैक्सेशन रहता है। गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए और कश्मीर का कोई है तो उसके लिए वो 5 ईयर्स है।
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी में हम कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कहीं भी, नहीं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बैंक में एग्ज़ाम जो होता है वो क्लरिकल और ऑफिसर का ऑलमोस्ट सेम होता है। बस मैंने पहले भी बताया था कि क्लरिकल और ऑफिसर का एग्ज़ाम सेम होता है, बस डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करती है। तो हम पीओ की ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो पीओ के एग्ज़ाम में टोटल 1 ओवर का पेपर होता है। 1 ओवर में, और अच्छा, पहले एग्ज़ाम जो होता था वो ऑफलाइन होता था 2013 तक। 2013 तक एग्ज़ाम जो होता था वो ऑफलाइन होता था। 2013 के बाद जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने लग गया। तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको उसी समय जनरली हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अगर आप ऐसे टेस्ट कोई प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसी समय पता चल जाता है कि आपका कितना स्कोर है। पर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो, अच्छा, यहाँ पे जो स्कोरिंग होती है ना, ये स्कोरिंग रिलेटिव मार्किंग होती है। ये ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस का मार्क्स है 30। तो अगर आपने 30 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, अगर आपने 30 में से अगर 15 क्वेश्चन आपने अप्लाई वो आपने 15 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए और 15 ही आपने अटेम्प्ट किए और 15 के आंसर सही दिए, तो आपको 15 नंबर नहीं मिलेंगे इंग्लिश में। यहाँ पे जो मार्किंग होती है तो वो रिलेटिव मार्किंग होती है। रिलेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन अप्लाई किए, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया जितने लोग बैठे हैं उसमें कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अगर वो कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन का मार्किंग 1.5 नंबर हो जाएगी या 1.25 हो जाएगी। और वो ज़्यादा लोगों ने किया है तो उसका आपका मार्किंग हो सकता है 0.9 हो जाए या 0.75 हो जाए या 0.5 हो जाए। तो यहाँ पे बैंकिंग में रिलेटिव मार्किंग चलती है, ना कि जो बाकी एग्जाम्स में नॉर्मल मार्किंग चलती है, यहाँ पे रिलेटिव मार्किंग चलती है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं प्री में: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इंग्लिश जो होता है वो जनरली 10-12th लेवल का रहता है, 12th लेवल का रहता है, नॉर्मल इंग्लिश रहता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। जो भी थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानता है वो कर लेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको मैथ्स कहते हैं, नॉर्मल भाषा में मैथ्स कहते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल तक आते हैं। मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें 12th लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ बेसिक 10th लेवल तक के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस मैथ्स में बैंकिंग का, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग के साथ साथ आप बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और भी बहुत सारी है। सारे एग्जाम्स की तैयारी आप साथ साथ कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि बैंकिंग में कुछ मैथमेटिक्स के कुछ कुछ चैप्टर्स है जो बैंकिंग में नहीं आते हैं, उनमें आते हैं। और उनमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो उनमें आते हैं और इनमें नहीं आते। इस टाइप के डिफरेंस रहता है। जैसे अगर हम सिंपल से एक छोटा सा चैप्टर की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बैंकिंग में नहीं है, पर वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका एसएससी में है या रेलवे के एग्जाम में है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग में होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो उसमें होते हैं। बाकी बाकी ऑलमोस्ट 80%, 18 या 90% सिलेबस सेम होता है बाकी सारे एग्जाम्स का। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वही आप उससे सारी चीज़ों और बाकी सारे एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग में 2 प्रकार की होती है: वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल मतलब अ, आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा होगा, उसको पढ़ के आपको समझना है। और नॉन वर्बल जो होता है वो आपकी कोई पिक्चर बनी होगी, उसको देख के आपको समझना है। तो रीजनिंग 2 प्रकार की होती है: वर्बल, नॉन वर्बल। रीजनिंग थोड़ी क्लरिकल लेवल में ज़्यादा होती है, और ऑफिसर के एग्जाम में वर्बल रीजनिंग ज़्यादा होती है। ये देखिए, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आता है। और रैंकिंग रैंकिंग और डाटा सफिशिएंसी ये बहुत ज़्यादा आता है। पजल भी बहुत आता है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत आता है। और बाकी टेबुलेशन, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन भी बहुत आता है।
और इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग ये एक अलग ये रीजनिंग का सिलेबस हो गया। अगर मैथ्स की बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा आता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, करना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत आता है। वर्क टाइम आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, थोड़ा कम आता है। टाइम डिस्टेंस भी आता है, मेंसुरेशन जो है वो थोड़ा कम आता है। डाटा इंटरप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, इन दो चार चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। और इंग्लिश तो बाकी रीडिंग कंप्रिहेंशन ही ज़्यादा आता है। बाकी तो ठीक आपको पता ही होगा, ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपका मेन फोकस इन रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होना चाहिए। ये मेंस का पेपर है। अच्छा, अगर हम पहले की स्लाइड में जाते हैं तो ये आपके देखिए, आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिले हैं और जिसका मार्क्स 100 है। आपको इस बैंकिंग के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको तीनों ही सेक्शंस को क्लियर करना होगा। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है और उसने मैथ्स को ही पूरे 35 से 35 क्वेश्चंस बना लिए और रीजनिंग के भी 35 से 35 बना लिए और इंग्लिश को छुआ नहीं, ऐसा नहीं। आपको तीनों के कट ऑफ क्लियर करने हैं। तीनों मतलब इंग्लिश में भी आपको पास होना है, मैथ्स में भी पास होना है, रीजनिंग में भी पास होना है। तीनों को पास होने के बाद आपकी रैंकिंग आनी है, मतलब आपको रैंक में आना है और उस रैंक में आना है और तीनों सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल पास होना जरूरी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो कि 0.25% होता है। इसके अलावा मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है वो 40% होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें रिलेटिव मार्किंग चलती है। तो ये 2-3 पैरामीटर्स के कारण थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा टफ होता है। पर हमारा मेन फ़ोकस जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपको 1 घंटा है, तो आपको टाइम उस हिसाब से डिवाइड करना है कि मैथ्स के लिए अगर हमको इतना टाइम देना है, रीज़निंग के लिए इतना देना है और इंग्लिश के लिए इतना देना है। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम नहीं देंगे, अगर आप मैथ्स करने बैठे और वही करते रह गए, तो आप रीजनिंग करने बैठे वही करते रह गए या इंग्लिश छूट गया, तो अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग में पूरा फुल नंबर लाए तो भी आप क्वालिफाई एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि सारे एग्ज़ाम, सारे सिलेबस, सॉरी, सारे जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं तीनों में आपका पासिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेंस में आते हैं तो मेंस में टोटल 5 सेक्शन रहते हैं, 4+1। यहाँ पे एक आपका 2 सब्जेक्ट्स और जुड़ जाते हैं। एक होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड और एक होता है जनरल इकोनॉमी या जनरल अवेयरनेस या जनरल बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस, जो अगर हम एसएससी की बात करें तो वहाँ पे वो चीज़ जनरल नॉलेज कहते हैं और यहाँ पे हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो जनरल नॉलेज है उसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब चीज़ आता है। यहाँ पे बैंकिंग में आपको हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी नहीं आता है। यहाँ यहाँ पे ना साइंस आता है, कोई भी जनरल जनरल नॉलेज की चीज़ नहीं आती। यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस मतलब आपको लास्ट 6 मंथ्स में ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड क्या क्या हुआ है, आपको लास्ट 6 मंथ का सारा चीज़ पता होना चाहिए। और स्पेशल फोकस बैंकिंग से है। बैंकिंग मतलब फाइनेंशियल चीज़ों को स्पेशल फोकस करना है आपको कि फाइनेंशियल चीज़ें वर्ल्ड में क्या अभी लेटेस्ट में क्या क्या हुई है, या कोई भी ट्रीटी हुई है, या कोई मीटिंग हुई है, या कोई दो देशों के बीच में कोई पर्टिकुलर किसी बिजनेस को लेके कोई डील हुई है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, किसकी डेथ हुई, किसको क्या अवार्ड मिले, और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो होती है लास्ट 6 मंथ और मैक्सिमम 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का तो खैर नहीं पूछता, लास्ट 6 मंथ का ही जनरली पूछता है। तो उस लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स का थरो नॉलेज चाहिए और स्पेशल फोकस आपका बैंकिंग चीज या इकोनॉमी पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए।
तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस होता है। बाकी एक और सब्जेक्ट बढ़ गया यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपके अच्छा मीडियम ऑफ एग्जाम आप जो चूज़ करेंगे, अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको पेपर इंग्लिश में आएंगे, हिंदी चूज़ करेंगे तो आपको हिंदी में आएंगे पेपर। आप कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके पहले आप प्रैक्टिस पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि अचानक अगर हम जब हम थ्योरेटिकल पेपर देते हैं, मतलब जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है सॉरी, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हम अभी इसमें है, फिर इस सेक्शन से दूसरा सेक्शन में चले गए, वहाँ पे जाके हमको याद रहता है कि कौन सा पेज में कौन सा क्वेश्चन है। पर यहाँ पे जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं हम, तो हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आने के लिए टाइम लग जाएगा, आपको ये याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ नंबर ही चलती है, नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इस तरीके से आपके पास 155 क्वेश्चन है तो 155 क्वेश्चन रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरे 155 क्वेश्चन रहेंगे, आपको ये याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है या कौन सा क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि आप जब तक उस क्वेश्चन को टिक नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप जो चीज़ को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको आप उसी समय अटेम्प्ट करिए, अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ा एप्टीट्यूड का सेम है, रीजनिंग का भी सेम है, इसके अलावा आपका कंप्यूटर का थोड़ा जुड़ जाता है पार्ट, जैसे इंटरनेट मेमोरी, मतलब जनरल, बहुत जनरल टर्मिनोलॉजी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें जुड़ जाती है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे भी आपका रीडिंग कंप्रेंशन और इस पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि 4-5 पैराग्राफ्स रहते हैं, उस पैराग्राफ्स को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अगर अच्छी है तो आप जल्दी पढ़ के आंसर दे पाएंगे, और वही रीडिंग हैबिट के कारण आपका यहाँ पे भी मैथ्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, इसमें भी एक डाटा सफिशिएंसी या डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तो 2 चैप्टर है, वो 2 चैप्टर में भी आपको बहुत काम आएगा। पीओ का जो मैंने आपको बताया, एसबीआई अलग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो एसबीआई का ये प्री प्री एग्ज़ाम और मेंस का है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एसबीआई पीओ का। ये एसबीआई मेन का सिलेबस है। यहाँ पे एक दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है पाई, जैसे पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबल ग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा आती है। टीआई क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू पे आते हैं। तो प्री हो गया, मेंस हो गया, उसमें जो सिलेक्ट होते हैं उसको अगर टोटल अगर 100 वैकेंसी है तो उसका थ्री थ्री टाइम्स, मतलब 300 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, और वो इंटरव्यू होता है। वहाँ पे इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू में अगर हम एसबीआई में इंटरव्यू जो होता है वो 2 चीज़ होती है, एक होता है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यू, और बाकी नेशनल बैंक में ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो उसके आधार पे आपकी वहाँ पे भी मार्किंग होती है। 80% जो मार्क्स रहते हैं आपके वो रिटर्न के रहते हैं, 20% इंटरव्यू का रहता है, ये दोनों को जोड़ के आपकी रैंकिंग होती है, और उस रैंकिंग के आधार पे आपको सीट मिलता है। तो इंटरव्यू सॉरी, पहले 80-20 का रेशियो था, अब बहुत पहले, अब ये ना 60-40 का कर दिया है। तो 40% भी बहुत, मैं 40% इंटरव्यू पे भी रखता है, तो इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं पर्सनली, मैं अपना अगर आपको बताऊं एक्सपीरियंस, तो इंटरव्यू के ही कारण मैं इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में था, इंटरव्यू के ही कारण मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ, और इसी इंटरव्यू के कारण मैं यूनियन बैंक में भी हूँ। मेरे रिटर्न में नंबर कम थे, पर इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, और इतना अच्छा किया उसके कारण मेरी रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे से मेरे कुछ दोस्त हैं जो जिनके नंबर रिटर्न में मुझसे ज़्यादा हैं, और उनको इंटरव्यू के कारण उनका बैंक में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और मैंने जो नंबर 1 पे जो अप्लाई किया था बैंक ऑफ बड़ौदा, वो मुझे मिला। तो आप इससे सोच सकते हैं कि इंटरव्यू का कितना ज़्यादा महत्व है। आपको जब आप इंटरव्यू जब फेस करते हैं तो वहाँ पे ये नहीं देखता कोई कि आप को क्या चीज़ का नॉलेज है, वहाँ सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस आप में कितना है। अगर आप वहाँ पे आपको वो बहुत ऐसा बहुत ट्राई करते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाए,
और अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, खासकर ऑफिसर में, अगर आपने कॉन्फिडेंस वहाँ लूज कर लिया तो आपका नंबर कम आएंगे। अगर आपने वहाँ पे भी स्टैंड कर गए तो आप का नंबर बहुत आएंगे। आप पर्सनल एक्सपीरियंस जो बताया कि मैं एक इसके बाद ये बस अगर ये सब तो फ़ायदे बता दिए आपको। एक नुकसान ये है बैंकिंग में कि यहाँ पे आपकी वर्क अगर देखा जाए तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपका डेस्क जॉब है, मतलब आपको टेबल पे ही बैठ के काम करना है, फील्ड वर्क है नहीं, तो आपका हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। और बाकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो बहुत ट्रांसफ़र होते हैं, एवरी 3 ईयर्स आपका ट्रांसफ़र होता है, एवरी प्रमोशन आपका ट्रांसफ़र होता है। अगर आपको तैयारी करनी है तो सब छोड़ छाड़ के तैयारी करो, बिल्कुल मतलब अपना दिमाग कोई भी चीज़ के लिए, मैं सिर्फ बैंकिंग की नहीं कह रहा, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल 100% अपना उसका 100 के 200% आपको उसको देना है। कि खांडे जी है, इन्हें लिखा है कि नेम्स ऑफ बुक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीओ। तो बुक्स तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैथ्स हो गया या रीजनिंग के लिए जो बुक्स है मार्केट पे, आप अगर ऐसे जब आप कभी भी कोई भी बुक स्टोर जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए या बैंक पीओ के लिए, अगर आप बुक्स बोलेंगे तो इजीली आपको कोई भी अवेलेबल रहेगी। ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पढ़ना है। वो सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो सारी बुक्स में रहते हैं, तो कोई ऐसी स्पेशलाइज कोई बुक्स नहीं होती है। सभी बुक्स में सभी चीज़ अवेलेबल रहती है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस और स्पीड का खेल है, जिसकी जितनी प्रैक्टिस है, जिसका जितना स्पीड है, वो उतना ज़्यादा सिक्योर करेगा। बस जो हाँ एक चीज़ जो आपका जनरल अवेयरनेस है, उस जनरल अवेयरनेस को मैं आपको यही सलाह दूंगा मेरा पर्सनल, कि आप उसको मंथली नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, अभी से चालू रखिए। इसका आपको हर चीज़ का, जैसे अर्थर है, बुक का कोई अर्थर है तो बुक्स का आपको उस मंथ में कौन कौन सा बुक्स लॉन्च हुई है, उस बुक का अर्थर कौन कौन सा है, और कौन उस मंथ में कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए हैं, उस स्पोर्ट्स का किसने क्या जीता, विंबलडन किसने जीता, मेंस का टाइटल किसने जीता, वुमेन्स का टाइटल किसने जीता। ये सारा हर चीज़ को टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाइए और डिस्कस करिए। जो जनरल अवेयरनेस होता है ये आपका इंडिविजुअल पढ़ाई करने से नहीं होगा, ये आप जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे तभी आपकी तैयार हो पाएगा। और बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग है वो आप एक एक टॉपिक पढ़िए। अगर आपने आज डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा है तो डाटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम 100 या 200 क्वेश्चंस लगा लीजिए। जो 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर आपको सिर्फ स्पीड बढ़ानी है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं जब कॉलेज पढ़ता था तो मेरे एक दोस्त, मेरा रूम पार्टनर था, उनके भैया एक आईआईटी में थे। तो उनने मुझे एक चीज़ कहा था कि आपको कभी भी लाइफ में एक बार सबसे अलग दिखाना ज़रूरी है, मतलब आपको लाइफ में एक बार यूनिक दिखाना ज़रूरी है कि आप बाकी लोगों से हटके हैं। अब वो डिपेंड करता है आपको कब दिखाए। अगर आप जितने जल्दी दिखाओगे उतने फ़ायदे में रहोगे। अगर हेलो, हाँ, तो जितने जल्दी दिखाओगे उतने फ़ायदे में रहोगे। अगर आपने 12th के बाद दिखा दिया तो आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाओगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद दिखाते हो तो और थोड़ा कम कंफर्ट जोन में रहोगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दिखाते हो तो थोड़ा कम कंफर्ट जोन में रहोगे। तो जितना जल्दी दिखाओगे उतना अच्छा है।